आप सभी का फिर से वेलकम है एसटीएस चैनल पर। और आज हम बात करेंगे कोचिस रेजिड्यू थ्योरम। मैं हूं शुभम शर्मा और कल हमने कंप्लीट कर लिया था कोचिस इंटीग्रल थ्योरम और हम कर रहे थे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कोचिस रेजिड्यू थ्योरम के बारे में। तो देख लेते हैं वो क्या होती है। तो कोची रेजिड्यू थ्योरम क्या बोलती है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, क्या है, एफ जेड कोई फंक्शन है जो कि एनालिटिक है, तो क्या होगा उसके अंदर यदि कोई पॉइंट लाई करते हैं Z1 Z2 जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पोल बोल रहे हैं यहाँ पे, तो क्या होगा वहाँ पे जो फंक्शन में क्या होगा, हमारा एनालिटिक नहीं होगा। ये बोल रहा है कि अगर हमारा कोई क्लोज लूप में, ठीक है, क्या हमारा सिंपल क्लोज कंटिन्यूम में अगर मैं इसको सी मानूं, ठीक है, तो इसके अगर ये हमारा क्या है, एनालिटिक है, अगर ये क्या हमारा एनालिटिक है, तो अगर इसके अंदर कुछ भी प्रेजेंट है, कुछ भी पॉइंट प्रेजेंट है, पोल्स प्रेजेंट है, जैसे कि Z यहाँ पे Z1 यहाँ पे Z2, तो इन पॉइंट पर क्या होगा, इन पॉइंट पर इस फंक्शन क्या होगा, हमारा एनालिटिक नहीं होगा। तो वो क्या है, कोचिस रेजिड्यू थ्योरम क्या बोलती है कि भाई अगर हमारा किसी सिंपल क्लोज कर्व सी में अगर हमारे कोई पॉइंट प्रेजेंट है, ऐसे सिंगुलर पॉइंट पोल्स जिन पर क्या है फंक्शन क्या हमारा एनालिटिक नहीं है, उनकी वैल्यू पुट करने पर तो क्या होगा, हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड किसके बराबर होगी, 2 पाई आइटा R1 प्लस R2 प्लस Rn। कहाँ तक, Rn तक जाएगा ये। ठीक है, तो ये क्या है हमारे, यही R1 R2 और Rn हम निकाल लेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, और जैसे कि कल हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे किसके ऊपर, कोचिस इंटीग्रल थ्योरम के ऊपर, किसके लिए, जो हमारे क्वेश्चन आया था, एक सेकंड क्वेश्चन जो मैंने लिया था पार्शियल फ्रैक्शन का, उसमें हमने पार्शियल फ्रैक्शन के यूज से क्या निकाली थी, इंटीग्रेशन निकाली थी। तो हम आज क्या सीखेंगे, हम उससे आसान तरीका सीखेंगे कि भाई हमें पार्शियल फ्रैक्शन ना करनी पड़े और हमारा आंसर निकल आए, तो वो कैसे करते हैं अभी हम देखते हैं। तो कुछ क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको नोट बता देता हूँ। नोट क्या हमारे पास, नोट है हमारे पास कि भाई अगर हमारा रेजिड्यू सिंपल पोल क्या है, z इक्वल टू a है, तो हमारा जो पोल की इक्वेशन होगी वो क्या होगी, लिमिट z टेंडिंग टू a z माइनस a f z। ये मैं आपको भी बताऊंगा कि पोल ऑफ ऑर्डर 2 क्या होता है, पोल रेजिड्यू ऑफ क्या होता है हमारा, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। और रेजिड्यू एट अ पोल ऑफ ऑर्डर n, अगर n का तो क्या होगा हमारा 1 बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल d n माइनस 1 अपॉन डी जेड n माइनस 1 z माइनस a की पावर n f z। और अगर हमारा इनफाइनाइट पे है तो क्या होगा हमारा लिमिट z टेंडिंग टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू f z। ये क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा यहाँ पे रेजिड्यू। कैसे निकालते हैं, तो मैं अभी आपको क्वेश्चन के थ्रू बताता हूँ कि हमारा ऑर्डर क्या होता है और रेजिड्यू क्या होता है, पोल ऑफ ऑर्डर क्या। ठीक है, तो अभी हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हमें ऑर्डर ऑफ ईच पोल और रेजिड्यू निकालना है, किसका, इसका 1 माइनस 2z अपॉन z इंटू z माइनस 1 इंटू z माइनस 2। तो हमारा पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप हमारा ये है कि भी इसको हमें क्या मानना है, एफ जेड। तो एफ जेड क्या हो जाएगा हमारा, एफ जेड यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 माइनस 2z अपॉन z इंटू z माइनस 1 अपॉन z माइनस और मल्टीप्लाई z माइनस 2। ठीक है, तो अब इसको जीरो करने के लिए तो क्या होना चाहिए मेरे पास, z माइनस 1 z माइनस 2 को जीरो करने के लिए z की वैल्यू क्या क्या आएगी मेरे पास, z की वैल्यू मेरे पास आएगी 0 1 और, ठीक है, ये मेरी वैल्यू आती है। अगर मैं यहाँ पे बाय चांस क्या कर देता हूँ, यहाँ पे z माइनस 2 का स्क्वायर कर देता हूँ, तो यहाँ पे मेरी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो मेरी 2 आएगी, तो मेरी 2 बार वैल्यू आ जाएगी। अगर मेरी दो बार वैल्यू आती है तो वो क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरी 2 बार आती है, लेकिन यहाँ पर मेरा स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे एक ही बार है, तो यहाँ पे क्या है मेरा, एक बार 2 आएगा। और एक बार 2 आने की वजह से क्या हो जाएगा, ये एक बार 2 आने की वजह से हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल पोल हो जाएगा। और सिंपल पोल का क्या था हमारा फॉर्मूला, क्या था मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला था हमारा R1 निकालते हम, जैसे पहले तो फॉर्मूला था हमारा, लिमिट थी हमारी z टेंडिंग टू a, तो a क्या हमारा स्टार्टिंग में 0, ठीक है, तो z टेंडिंग टू 0, और फिर यहाँ पर क्या था हमारा z टेंडिंग टू 0 करने के बाद क्या था हमारा z माइनस a। तो a क्या है हमारा यहाँ पे 0, क्योंकि 0 के साइड लेके आएंगे हम, तो क्या हो जाएगा हमारा z माइनस 0। और फिर मल्टीप्लाई में क्या था हमारा एफ जेड था, और एफ जेड क्या माना हमने 1 माइनस 2z अपॉन
जेड इंटू जेड माइनस वन अपॉन जेड माइनस टू। तो यहाँ से जेड कैंसिल हो रहा है। अगर हम जेड की वैल्यू जेड टेंडिंग टू जीरो पुट करेंगे लिमिट इसके, तो क्या आएगा हमारे पास आएगा वन अपॉन माइनस वन इंटू माइनस टू। ठीक है, तो क्या आ रहा है हमारे पास हाफ वैल्यू आ रही है। ठीक है ना, तो हाफ क्या रहा हमारा R1 निकल गया जब हमारी क्या है जेड की वैल्यू जीरो है। अब हम R2 निकाल लेते हैं ऐसे, तो R2 क्या आएगा ऐसे लिमिट जेड टेंडिंग टू क्या है यहाँ पे वन। ठीक है ना, तो वन को अगर हम इस साइड लेके आए तो क्या हो जाएगा हमारा जेड माइनस वन। ठीक है, और मल्टीप्लाई होता है एफ जेड है, तो एफ जेड क्या माना हमने वन माइनस टू जेड अपॉन जेड इंटू जेड माइनस वन इंटू जेड माइनस टू। तो यहाँ से क्या हो रहा है जेड माइनस वन से जेड माइनस वन कैंसिल हो रहा है ना, तो इस अब अगर हम वन पुट करें लिमिट तो क्या हो जाएगा हमारा वन लिमिट पुट करने के बाद हमारा हो जाएगा वन माइनस टू अपॉन वन इंटू वन माइनस टू। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी पॉजिटिव का वन। और अगर ऐसे ही हम R3 निकाल लें हमारा, तो R3 क्या हो जाएगा मेरा, R3 मेरा निकल के आएगा यहाँ से क्या आएगा, R3 आएगा लिमिट जेड टेंडिंग टू क्या है मेरा टू है ना, और यहाँ से अगर मैं टू के साइड लेके आऊँ तो क्या हो जाएगा जेड माइनस टू इंटू एफ जेड क्या मेरा वन माइनस टू जेड इंटू लिख लेता हूँ मैं वन माइनस टू जेड अपॉन जेड इंटू जेड माइनस वन इंटू जेड माइनस टू। तो जेड माइनस टू से जेड माइनस टू कैंसिल हो रहा है, और इसका सॉल्व करने के बाद आपके पास वैल्यू आएगी माइनस थ्री बाई टू। तो आपके पास तीनों वैल्यू आ गई, R1 भी आ गया, R2 भी आ गया और R3 भी आ गया। हमको यही निकालना था, रेजिड्यू निकालना था और ऑर्डर ऑफ ईच पोल निकालना था। तो ऑर्डर ऑफ ईच पोल क्या है हमारा वन आया, क्योंकि यहाँ पे क्या है कोई भी स्क्वायर नहीं है या फिर कोई सी भी हमारे पास जेड की सेम वैल्यू दो बार नहीं आ रही। ठीक है ना, तो हमारा क्या है यहाँ पे ऑर्डर वन है सभी का, और रेजिड्यू की वैल्यू हमने निकाल दी, ऐसे हमारी रेजिड्यू की वैल्यू निकलती है। तो एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ आपके सामने, जिससे आपको अच्छी तरह से कंफर्म हो जाएगा ऑर्डर के बारे में और पोल के बारे में। ठीक है ना, तो अभी एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। तो क्या क्वेश्चन हमारे पास, रेजिड्यू निकालना है हमें किसका, एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस टू जेड अपॉन जेड प्लस वन का स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर प्लस फोर का। क्या निकालना है हमने, इसका रेजिड्यू निकालना है। तो कैसे निकाल लेंगे, सबसे पहले ये टर्म क्या हो जाएगी हमारी एफ जेड हमें गिवन है। ठीक है ना, तो अब ये नीचे वाली टर्म क्या हो सकती है, इसको जीरो करने के लिए जेड की वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए वो हम निकाल लेते हैं। तो जेड प्लस वन का स्क्वायर और जेड स्क्वायर प्लस फोर को जीरो करने के लिए हमारे पास जो इससे हमारी जेड की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी हमारी दो बार माइनस वन आएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या स्क्वायर है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका ऑर्डर टू हो गया हमारे पास। ठीक है ना, क्योंकि दो बार सेम वैल्यू आ रही है। तो अगर हम इसका निकाल लें, इसको जो जेड स्क्वायर प्लस फोर इक्वल टू जीरो करने के लिए, तो क्या हो जाएगा हमारे पास जेड स्क्वायर प्लस फोर को अगर हम फोर को साइड लेके जाएंगे माइनस फोर, तो जेड किसके बराबर आ जाएगा अंडर रूट माइनस फोर, और इसको ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर था ना, तो क्या आ गया मेरा प्लस माइनस फोर आएगा। ठीक है, तो एक बार क्या आ गई मेरी प्लस फोर आएगा, एक बार क्या आ गई माइनस माइनस प्लस टू आएगा और माइनस टू आएगा, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट है और फोर का रूट क्या हो जाएगा टू हो जाएगा। तो ऐसे हमारी चार वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इनका तो हम एक ही बार निकाल लेंगे रेजिड्यू, क्योंकि क्या ये सेम टर्म है माइनस वन, तो इसका दो बार निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम R1 की बात करें, R1 में क्या आएगा हमारा लिमिट क्या आएगी हमारी जेड टेंडिंग टू माइनस वन आएगी ना। ठीक है, तो अब अगर जैसे कि मैंने बताया था अभी पीछे बताया था मैंने कि भी अगर ऑर्डर ऑफ n होता है हमारे पास, तो फॉर्मूला क्या होता है उसका, लिमिट जेड टेंडिंग टू a इंटू यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास होता है वन अपॉन वन माइनस एन का फैक्टोरियल डी एन की पावर एन माइनस वन अपॉन डी जेड एन माइनस वन इंटू जेड माइनस ए की पावर एन, और यहाँ पे क्या होता है हमारा एफ जेड होता है मल्टीप्लाई में। तो ऐसे ही हमारा यहाँ पे क्या है ऑर्डर टू है, तो क्या हो जाएगा हमारा वन अपॉन टू माइनस वन का फैक्टोरियल और टू माइनस वन का फैक्टोरियल वन का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा हमारे पास f की पावर n माइनस वन क्या है टू माइनस वन, तो वन आ गया। और यहाँ क्या है नीचे एफ जेड क्या आ गया मेरा, यहाँ सॉरी यहाँ पे डी जेड था मेरा, क्या था यहाँ पे था मेरा डी जेड, क्या है यहाँ पे मेरा, यहाँ पे है मेरा डी जेड और यहाँ पे क्या सॉरी यहाँ पे डी एन माइनस वन क्या हो गया वन, और यहाँ पे क्या हो गया मेरा, यहाँ पे हो गया मेरा डी जेड की पावर एन माइनस वन,
नीचे भी, तो ये भी क्या आ गया 1 आ गया यहाँ पे। अब मल्टीप्लाई में क्या आएगा z माइनस ए की पावर n, और a क्या है यहाँ पे, a हमारे पास -1, तो z प्लस 1 हो जाएगा ना, और z प्लस 1 की पावर क्या आ जाएगा स्क्वायर, और fz क्या हमारे पास, fz हमारे पास z स्क्वायर माइनस 2z अपॉन z प्लस 1 का स्क्वायर इंटू z स्क्वायर प्लस 4, ये क्या आ गया हमारा fz आ गया मल्टीप्लाई में। अगर आपको ये नहीं पता लग रहा कि भाई मैंने कैसे लिखा है, किस टाइप से लिखा है, तो अभी मैंने पीछे बताया था कि भाई हमारा अगर सिंपल पोल होता है, ऑर्डर 1 होता है, तो क्या लिखते हैं हम, रेजिड्यू का फॉर्मूला क्या होता है, अगर ऑर्डर n होता है तो क्या फॉर्मूला होता है, अगर ऑर्डर इनफिनिट होता है तो क्या फॉर्मूला होता है, वो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो z प्लस 1 के स्क्वायर से z प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से क्या करना पड़ेगा हमें इसका, क्योंकि यहाँ पे क्या है डिवाइड में है, तो हमें इसकी डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या आएगा मेरा, डिफरेंशिएशन करने के बाद मेरा आंसर आएगा यहाँ पे मेरा आंसर आएगा -20 + 6 अपॉन ऐसे कुछ मेरी टर्म बनेगी, और नीचे आएगा मेरा 25, तो इसका क्या आ जाएगा मेरा, इसमें मेरा आ जाएगा -14/25, ठीक है। ये सॉल्व करने के बाद आपका ये आंसर आ जाएगा, जब आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे सबसे पहले इसकी, ठीक है ना, और फिर लिमिट पुट करोगे जब आप z टेंडिंग टू -1, तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही अगर मैं R2 की बात करूं, तो R2 में क्या है मेरा अलग अलग निकालना हमें, तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, क्या था हमारा +2 आया था, तो क्या हो जाएगी मेरी लिमिट, क्या हो जाएगी z टेंडिंग टू +2 आया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा z माइनस ए क्या मेरे पास 2 आया था, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है fz मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और fz मल्टीप्लाई आने के बाद क्या हो जाएगा z स्क्वायर माइनस 2z अपॉन क्या आएगा मेरे पास z प्लस 1 का स्क्वायर इंटू z स्क्वायर प्लस 4 को क्या लिख सकते हैं हम, z स्क्वायर प्लस के 4 को लिख सकते हैं हम z माइनस 2 इंटू z प्लस 2, ठीक है ना। ये क्या किसको लिख सकते हैं हम, ये हम लिख सकते हैं z स्क्वायर प्लस 4 के फॉर्मूले को, ठीक है। तो इसी यहाँ से सॉरी z माइनस 2 आएगा यहाँ पे प्लस 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा मेरा। कैंसिल होने के बाद क्या करना है आपको, लिमिट पुट करनी है, और लिमिट पुट करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। ऐसे ही क्या करना हमें, R3 में जब हम निकाल लेंगे तो z की टेंडिंग टू क्या हो जाएगी, हमारी लिमिट हो जाएगी -2 आएगा, और ऐसे ही हम क्या निकाल लेंगे आगे, तीनों रेजिड्यू हमारे निकल जाएगा, और यहाँ पर आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि भाई हम पार्शियल फ्रैक्शन वाले को कैसे सॉल्व कर सकते हैं कॉची रेजिड्यू थ्योरम के साथ, ठीक है। जैसे कि अगर मेरे पास जो मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन लिया था करने के लिए, अगर मैं हमें उसकी इंटीग्रेशन निकालने के लिए बोला जाए, और हमारे पास मोड z गिवन हो क्या हो 1.5, तो हम कैसे निकालेंगे, ये मैंने पहले बता रखा है कोचिस इंटीग्रल, उसमें कोचिस इंटीग्रल थ्योरम जब मैंने बताई तो मैंने बताया था भी इसका ग्राफ कैसे बनता है। इसका ग्राफ हमारा बनेगा कुछ ऐसे, क्या बनेगा इसका, 0 0 पे इसका ओरिजिन होगा, सेंटर होगा, और रेडियस क्या होगी इसकी 1.5, ठीक है ना। तो अब इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं हम, अगर हम इसकी इंटीग्रेशन निकालने चले तो हमें क्या करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन से पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा, फिर उसकी वैल्यू पुट करने के बाद इंटीग्रेशन निकालनी पड़ेगी, इंडिविजुअल अलग अलग निकालनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे R1 R2 R3 क्या जिससे हम निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, मेरे पास क्या है यहाँ पे 1.5 है, ठीक है ना, 1.5 क्या इसकी रेडियस है। तो हमारे पास कोचिस रेजिड्यू थ्योरम क्या बोलती है कि जो भी हमारे पॉइंट है, पोल्स है, वो किसके अंदर लाई करने चाहिए, इसके कर्व के अंदर लाई करने चाहिए। लेकिन जो -3/2 है हमारा, वो क्या कर रहा है, हमारा कर्व के अंदर लाई नहीं कर रहा है। किसके अंदर लाई नहीं कर रहा है, कर्व के अंदर लाई नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू -3/2 ना होने की वजह से क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि ये इस कर्व के बाहर है, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू 0 होगी। और अगर आप रिवाइंड करके देखेंगे, जब मैं डेफिनेशन बता रहा था कोचिस रेजिड्यू थ्योरम की, तो मैंने बताया था वहाँ पे फॉर्मूला लगाया था कि इंटीग्रेशन ऑफ fz dz जो हमारी होती है वो क्या होती है हमारी, वो होती है हमारी 2πi, क्या होती है हमारी 2πi इंटू R1 प्लस R2 कब तक, Rn तक। तो यहाँ पे क्या हमारे 3 है ना, तो क्या आ जाएगी हमारी यहाँ पे fz dz हमारी इंटीग्रेशन आ जाएगी 2πi इंटू R1 क्या है हाफ, ठीक है, +1 + 0, और R3 तक है तो इतना ही।
तो क्या आ जाएगा यहाँ से हमारा आ जाएगा 2 पाई। अगर हम एलसीएम लें तो क्या हो जाएगा 3/2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा 3 पाई। क्या आ गया हमारा आंसर आ गया, इसकी इंटीग्रेशन आ गई। तो हमारा छोटे से स्टेप में क्या निकालना था, हमें निकालना पड़ा रेजिड्यू और फिर सीधा फॉर्मूले में पुट करके हमें इसकी इंटीग्रेशन मिल गई। लेकिन अगर हम कोचीस इंटीग्रल थ्योरम लगाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका पार्शियल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, फिर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं तो आपको यही प्रेफर करूंगा कि आप कोचीस रेजिड्यू थ्योरम लगाए जब भी आपको पार्शियल फ्रैक्शन का कोई क्वेश्चन दिखे, तो आपको आसानी होगी। ठीक है, तो आज आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है कोचीस रेजिड्यू थ्योरम। तो हमने कंप्लीट कर लिया कोचीस इंटीग्रल थ्योरम, कोचीस रेजिड्यू थ्योरम, और हमने कुछ इंट्रोडक्शन भी ले लिया था किसका, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का। तो बाकी हम कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही। कुछ ना समझ आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू।